नमस्कार साथियों। ना रुकना है, ना थकना है, बस मेहनत करके लक्ष्य को पाना है। इसी उद्देश्य और मोटिवेशन के साथ हम लोग बात कर रहे हैं भारत के भूगोल की। और भारत के भूगोल में हम अध्ययन कर रहे हैं भारत की अवस्थिति और विस्तार की। और भारत की अवस्थिति को जब हम दो प्रकार से पढ़ते हैं, एक ग्लोबीय अवस्थिति और दूसरी भारत की भौगोलिक अवस्थिति। और भारत की भौगोलिक अवस्थिति के अंतर्गत हम लोग भारत के भौगोलिक क्षेत्र और भारत की भौगोलिक सीमाओं के बारे में अध्ययन करते हैं। तो देखिए, बात करते हैं भारत की भौगोलिक सीमाओं के बारे में कि भारत की भौगोलिक सीमाओं में किसे शामिल किया जाता है और हम किसके बारे में अध्ययन करने वाले हैं। भारत की भौगोलिक सीमा। अब देखिए, भारत की भौगोलिक सीमा में सबसे पहले जो हम अध्ययन करते हैं वह करते हैं स्थलीय सीमा। स्थलीय सीमा का मतलब है वह सीमा जो किसी अन्य देश के साथ या स्थल भाग से लगती है। तो देखिए, यह जो सीमा आपको नजर आ रही है, यह भारत की क्या हो गई? स्थलीय सीमा। इसके बाद दूसरी सीमा जो कि तटीय सीमा कहलाती है, वह सीमा जो समुद्र के साथ लगती है। तो यह जो भारत की है तटीय सीमा। यह भारत की तटीय सीमा जो कि एक और बंगाल की खाड़ी और एक और अरब सागर से लगती है। और इसके बाद जो तीसरी और प्रमुख सीमा है जिसे हम क्या कहते हैं? समुद्री सीमा। यानी कि भारत की भौगोलिक सीमा को हम तीन भागों में विभाजित करते हैं। स्थलीय सीमा, तटीय सीमा और समुद्री सीमा, या जिसे हम जलीय सीमा भी कहते हैं। अब देखिए, भारत की भौगोलिक सीमाओं के अंतर्गत हम जो अध्ययन कर रहे थे वह अध्ययन कर रहे थे समुद्री सीमा का। और इसके अंतर्गत हमने जो पढ़ा है वह पढ़ा है कि समुद्री सीमा का जो निर्धारण है वह कब और किस समझौते के तहत किया गया। तो इसके अंतर्गत हमने पढ़ा कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य देशों ने सागर और महासागरों पर अपने अधिकार, उत्तरदायित्व और उनके संसाधनों का प्रयोग करने के उद्देश्य से नियम बनाए। और उन नियम को 1982 में एक समझौता हुआ जिसे हम संयुक्त राष्ट्र समुद्र विधि समझौता UNCOLOS के नाम से जानते हैं, उसके तहत जो है बनाए। और यह UNCOLOS संयुक्त राष्ट्र समुद्र विधि समझौता यह 1994 में लागू हुआ। और इस समझौते के तहत जो सागर और महासागर के भीतर जो समुद्री क्षेत्र है उसको 5 भागों में विभाजित किया। अब देखिए, इसको समझना। UNCOLOS जिसे कहा गया संयुक्त
राष्ट्र समुद्र विधि समझौता, यानी कि यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सी, संयुक्त राष्ट्र समुद्र विधि समझौता। इसके तहत समुद्री क्षेत्र को पांच भागों में विभाजित किया गया। तो यदि आपसे पूछा जाए कि किसी भी देश के समुद्री क्षेत्रों को कितने भागों में बांटा गया है, तो वह 5 भागों में बांटा गया है। और किस समझौते के तहत बांटा गया है? UNCOLOS, संयुक्त राष्ट्र समुद्र विधि समझौते के तहत बांटा गया। अब ये 5 भाग कौन कौन से, यहां आपको क्लियर होना चाहिए। तो देखिए 5 भागों में सबसे पहला है आंतरिक जल क्षेत्र। दूसरा जो भाग है वह कहलाता है प्रादेशिक समुद्री सीमा। तीसरा है संलग्न क्षेत्र। चौथा जो है वह है अनन्य आर्थिक क्षेत्र। और पांचवा है उच्च सागर क्षेत्र। यानी कि कोई भी देश या किसी भी देश के समुद्री क्षेत्र का निर्धारण वह 5 भागों में किया गया, जिसमें इंटरनल वाटर एरिया, प्रादेशिक समुद्री सीमा जिसे टेरिटोरियल सी के नाम से जानते हैं, संलग्न क्षेत्र कॉन्टिजिनियस एरिया के नाम से जानते हैं, अनन्य आर्थिक क्षेत्र जिसे EEZ एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के रूप में जानते हैं, और उच्च सागर क्षेत्र जिसे हाई सीज का दर्जा दिया गया है या हाई सीज कहा जाता है। अब यदि हम बात करें तो भारत के संदर्भ में बात करते हैं, तो भारत के संदर्भ में आंतरिक जल क्षेत्र क्या होता है, प्रादेशिक समुद्री सीमा क्या है, तो यह है भारत। और भारत की जो तट रेखा है या भारत का जो यह तट है, इस तट में सबसे पहले आता है यह क्षेत्र कहलाता है आंतरिक जल क्षेत्र। क्या कहलाता है? आंतरिक जल क्षेत्र। इसके बाद दूसरा जो क्षेत्र है यह कहलाता है प्रादेशिक समुद्री सीमा। इसके बाद तीसरा जो यह भाग है यह है संलग्न क्षेत्र। चौथा जो भाग है यह कहलाता है अनन्य
आर्थिक क्षेत्र और इसके बाद का जो क्षेत्र है यह कहलाता है उच्च सागर क्षेत्र। तो अब आपको एकदम क्लियर हो चुका होगा कि UNCOLOS के तहत समुद्री क्षेत्र को कितने भागों में बांटा गया? 5 भागों में। आंतरिक जल क्षेत्र, प्रादेशिक समुद्री सीमा, संलग्न क्षेत्र, अनन्य आर्थिक क्षेत्र और उच्च सागर क्षेत्र। क्लियर? अब सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आती है वह आती है कि इनका जो निर्धारण है वह किससे किया जाता है। तो इन सब का निर्धारण जो है हम किससे करते हैं? आधार रेखा से करते हैं। किससे करते हैं? आधार रेखा, जिसे तट रेखा भी कहा जाता है। तो देखिए समझना आधार रेखा क्या होती है, और आधार रेखा से ही हम आंतरिक जल क्षेत्र का, प्रादेशिक समुद्री सीमा का, संलग्न क्षेत्र का, अनन्य आर्थिक क्षेत्र का और उच्च सागर क्षेत्र का क्या करते हैं? निर्धारण करते हैं। और इसीलिए हमें सबसे पहले जब भी हम समुद्री सीमा या जलीय सीमा का अध्ययन करते हैं या UNCOLOS का अध्ययन करते हैं तो उसमें सबसे पहले हमें आधार रेखा को समझना जरूरी है कि आधार रेखा क्या होती है। और आधार रेखा के बाद में हम आंतरिक जल क्षेत्र को और अन्य जो समुद्री सीमा है जिसमें प्रादेशिक समुद्री सीमा, संलग्न क्षेत्र, अनन्य आर्थिक क्षेत्र या उच्च सागर क्षेत्र को समझना बहुत आसान होगा। तो बात करते हैं आधार रेखा, जिसे बेस लाइन या तट रेखा, कोस्टल लाइन के नाम से हम लोग जानते हैं। आधार रेखा जिसे कहा जाता है तट रेखा। अब देखिए सबसे पहले आधार रेखा या तट रेखा क्या होती है। तो देखिए कोई भी देश, उसकी जो तट होता है वह कैसा होता है? कटा फटा होता है, यानी ऊबड़ खाबड़ या कटा फटा होता है, टेढ़ा मेढ़ा होता है। कैसे? जैसे बात करते हैं कोई भी देश का स्थल भाग होगा तो वह किस तरीके का होगा? इस तरीके का होगे। यहां किसी भी देश का स्थल भाग और यह कहलाता है उसका तट। क्या कहलाता है? तट कहलाता है। कोई भी, चाहे वह भारत है चाहे वह अन्य कोई देश है, उसका तट क्या होता है? कटा फटा होता है। अब कटा फटा होने का कारण आपको पता होगा कि यहां पे जो है या तो नदियां डेल्टा का निर्माण करती हैं या फिर ज्वार के कारण तट जो है कट जाता है या एचुरी के कारण जो है तट टेढ़ा मेढ़ा या कटा फटा होता है। और यदि हम विश्व में बात करते हैं तो हम कहते हैं विश्व में सर्वाधिक कटा फटा तट है वह यूरोप महाद्वीप का है। यदि हम देशों में बात करें तो सर्वाधिक जो है कटा फटा तट है वह कनाडा का है। और भारत के संदर्भ में हम बात करते हैं तो भारत में गुजरात का जो तट है वह सबसे ज्यादा कटा फटा है। और गुजरात का तट कटा फटा क्यों है? तो इसका कारण है कि वहां तो एक तो नदियां जो है एचुरी, ज्वार नदमुख का निर्माण करती है, दूसरा भारत में सबसे ज्यादा ऊंचे ज्वार वह गुजरात तट पर आते हैं और इसी कारण गुजरात का जो तट है वह सर्वाधिक कटा फटा है। अब समझना हम बात किसकी कर रहे हैं? आधार रेखा या तट रेखा। आधार रेखा या तट रेखा क्या होती है कि कोई भी देश जिसका भी तट कटा फटा है, सामान्यतः जो टेढ़ा मेढ़ा तट है, इस तट को मिलाने वाली जो काल्पनिक रेखा होती सीधी, यहां एकदम सीधी काल्पनिक रेखा, यहां काल्पनिक
सीधी रेखा होती है जो इस टेढ़े मेढ़े तट को मिलाती है, और टेढ़े मेढ़े तट को मिलाने वाली काल्पनिक सीधी रेखा, इस रेखा को हम क्या कहते हैं? इसे ही हम क्या कहते हैं? आधार रेखा या तट रेखा कहते हैं। यानी कि कोई भी तट या प्रायद्वीप से सागर की ओर जो स्थल खंड को मिलाने वाली काल्पनिक सीधी रेखा तट रेखा या आधार रेखा कहलाती है। अब देखिए इसकी परिभाषा को समझना कि इसकी परिभाषा क्या होती है। किसी प्रायद्वीप या तट, कोई भी प्रायद्वीप या तट से सागर की और निकले स्थल खंड को मिलाने वाली काल्पनिक सीधी रेखा आधार रेखा कहलाती। नहीं, आधार रेखा क्या होगी कि कोई भी देश का जो स्थल भाग है या तट है जो सागर की ओर निकला हुआ है, किधर? समुद्र की ओर जो निकला हुआ है, इसको मिलाने वाली जो काल्पनिक सीधी रेखा होती है, इमेजिनरी लाइन होती है, उस इमेजिनरी लाइन को हम क्या कहते हैं? आधार रेखा या तट रेखा कहते हैं। यदि सरल शब्दों में कहें तो यहां लिखा जा सकता है किसी देश की, किसी देश के टेढ़े मेढ़े तट को मिलाने वाली काल्पनिक सीधी रेखा। देखिए आसान शब्दों में कह सकते हैं कि कोई भी देश है उसका तट क्या होगा? टेढ़ा मेढ़ा होगा या कटा फटा होगा। तो जो टेढ़ा मेढ़ा या कटा फटा जो तट है, इसको मिलाने वाली सीधी रेखा, और जो कैसी होती है? काल्पनिक रेखा होती है, उसे हम क्या कहते हैं? आधार रेखा कहते हैं। अब ध्यान रखना, अब आधार रेखा का क्या महत्व है? तो UNCOLOS के तहत कोई भी देश, चाहे भारत या किसी देश की समुद्री सीमा का निर्धारण समुद्री सीमा का निर्धारण
आधार रेखा से किया ये ध्यान रखना कि भारत या कोई भी देश है उसकी जो समुद्री सीमा का जो निर्धारण है वह हम किससे करते हैं? आधार रेखा या तट रेखा से करते हैं। और आधार रेखा और तट रेखा ही समुद्री क्षेत्र के विभाजन का आधार होती है, चाहे वह आंतरिक जल क्षेत्र है, चाहे वह प्रादेशिक समुद्री सीमा है, संलग्न क्षेत्र है, अनन्य आर्थिक क्षेत्र है या उच्च सागर क्षेत्र है। इन सब का निर्धारण किससे होता है? आधार रेखा बेस लाइन से होता है। और समुद्री सीमा का जो मापन है उसके मापन की जो इकाई है उसे नॉटिकल मील यानी कि समुद्री मील कहा जाता है। यह भी ध्यान रखना। समुद्री सीमा के मापन की इकाई नॉटिकल मील NM लिखा जाता है। नॉटिकल मील या समुद्री मील होती है। यह ध्यान रखना कि कोई भी देश है उसकी यदि समुद्री सीमा का मापन किया जाता है तो वह किस में किया जाता है? नॉटिकल मील या समुद्री मील में किया जाता है। और एक समुद्री मील बराबर लगभग 1.852 किलोमीटर होता है या फिर 1.1508 भूमि मील होता है। हालांकि यह आंकड़ा हमें नहीं पूछा जाता है, लेकिन इसके बारे में भी हम आगे अध्ययन करेंगे। जब भारत की समुद्री सीमा का जब हम अध्ययन करेंगे तो हम किलोमीटर और मील में भी नॉटिकल मील की इकाई का मापन कैसे किया जाता है उस पर भी बात करेंगे। तो क्लियर हो चुका है कि आधार रेखा क्या होती है और आधार रेखा का महत्व क्या है कि समुद्री सीमा या समुद्री क्षेत्र का निर्धारण वह इसी आधार रेखा से किया जाता है। और इसीलिए यहां से जब प्रश्न आता है तो पूछा भी जाता है, क्या पूछा जाता है कि भारत के समुद्री क्षेत्र या भारत की जलीय सीमा का निर्धारण किया जाता है। ए तट, बी तट रेखा, सी प्रादेशिक जल सीमा, सी उच्च सागर क्षेत्र। कुछ भी नोट कर लिख सकता है। तो ये ध्यान रखना, समुद्री क्षेत्र या समुद्री सीमा दोनों ही चीजें यदि पूछी जाती है तो उनका आधार क्या है या उनका निर्धारण का आधार क्या है? तट रेखा या आधार रेखा है। क्लियर हो गया? अब इसके बाद आता है कि हमने कहा कि किसी भी देश के समुद्री क्षेत्रों को हम 5 भागों में बांटते हैं। कितने भागों में बांटते हैं? 5। तो उसमें सबसे पहले आएगा आंतरिक जल क्षेत्र। क्या आएगा? आंतरिक जल क्षेत्र। तो देखिए बात करते हैं आंतरिक जल क्षेत्र की। किसकी? आंतरिक जल क्षेत्र। आंतरिक जल क्षेत्र। अब देखिए आंतरिक जल क्षेत्र क्या होता है यह समझना, क्योंकि हमने UNCOLOS के तहत समुद्री क्षेत्रों को 5 भागों में बांटा, जिसमें सबसे पहला भाग क्या कहलाता है? आंतरिक जल क्षेत्र। अब आंतरिक जल क्षेत्र क्या होता है यह समझना कि कोई भी देश है किसी भी देश
जैसे उदाहरण के लिए हम कहते हैं भारत के तट और आधार रेखा जिसे हम तट रेखा भी कहते हैं, तट रेखा के मध्य स्थित जलीय भाग को आंतरिक जल क्षेत्र कहा जाता है। तो आंतरिक जल क्षेत्र क्या होता है, तो यह ध्यान रखना, कोई भी देश है, जैसे यहां है भारत, यहां कौन सा देश है, भारत, और यहां जो भाग है यहां भारत का क्या हो गया, तट, यहां भारत का क्या हो गया, तट। तट क्या होता है, स्थल खंड, किसी भी देश के स्थल भाग और समुद्र का जो मिलन स्थान होता है या मिलन क्षेत्र होता है उसे हम क्या कहते हैं, तट कहते हैं। किनारा कहते हैं, बीच कहते हैं, बैंक कहते हैं। तो जो तट होता है, और तट कैसा होता है, हमने कहा तट कटा फटा होता है, और कटे फटे तट को मिलाने वाली सीधी काल्पनिक रेखा क्या कहलाती है, तो यहां क्या हो गई, आधार रेखा, जिसे हम क्या कहते हैं, तट रेखा कहते हैं। तो देखिए, तट और तट रेखा, इन दोनों के बीच का जो यहां जलीय क्षेत्र होता है, इस जलीय क्षेत्र को हम क्या कहते हैं, यहां इन दोनों के मध्य जो यहां जलीय क्षेत्र है, यहां जलीय क्षेत्र क्या कहलाता है, आंतरिक जल क्षेत्र कहलाता है। इसका मतलब आंतरिक जल क्षेत्र का निर्धारण कौन करती है, आधार रेखा या तट रेखा करती है। कैसे करती है कि तट और इस आधार रेखा के बीच में जो जलीय भाग होता है, जहां पानी भरा रहता है, उस क्षेत्र को ही हम क्या कहते हैं, आंतरिक जल क्षेत्र कहते हैं। अब देखिए, आंतरिक जल क्षेत्र का क्या महत्व है। सबसे पहला महत्व है कि आंतरिक जल क्षेत्र, चाहे वह भारत का है चाहे वह किसी भी देश का है, या हम भारत की बात करें तो भारत के आंतरिक जल क्षेत्र पूर्ण संप्रभुता क्षेत्र, पूर्ण संप्रभु क्षेत्र होता है। पहला पॉइंट ध्यान रखना, कौन सा पॉइंट ध्यान रखना, कि आंतरिक जल क्षेत्र भारत का पूर्णतः संप्रभु क्षेत्र होता है, जिस पर देश का पूर्ण अधिकार है, जिस पर भारत का पूर्ण अधिकार है। पहला पॉइंट तो समझ में आ गया कि जो आंतरिक जल क्षेत्र है, चाहे वह भारत या किसी भी देश का होगा, वह उस देश या भारत का पूर्णतः संप्रभु क्षेत्र होगा। अब संप्रभु क्षेत्र का मतलब क्या होता है, तो यह आपने भारत की प्रस्तावना के अंतर्गत पढ़ा होगा
कि हम भारत के लोग भारत को संप्रभु संपन्न, संप्रभु का मतलब क्या होगा कि ऐसा देश जिस पर कोई बाहरी हस्तक्षेप नहीं हो, उसे हम संप्रभु कहते हैं। भारत एक संप्रभुता वाला देश है, तो यह आंतरिक जल क्षेत्र भी भारत का पूर्णतः संप्रभुता वाला क्षेत्र है, यानी कि इस पर भारत का पूर्ण अधिकार है, जिस पर भारत स्व इच्छा से क्या बना सकता है, नियम बना सकता है। भारत इस क्षेत्र पर स्वेच्छा से नियम बनाता है, यानी कि ऐसा क्षेत्र जिस पर उस देश का या भारत का पूर्ण अधिकार होता है और भारत जो है उस देश पर अपनी इच्छा के अनुसार नियम बना सकता है और जिसका किसी अन्य देश के द्वारा प्रयोग नहीं किया जा सकता। किसी अन्य देश द्वारा प्रयोग नहीं कि कोई भी अन्य देश जो है इस क्षेत्र का प्रयोग नहीं कर सकता है या प्रयोग करने का अधिकार नहीं है। क्लियर हो गया? अब इसका क्या महत्व है? हमने कहा कि आधार रेखा से इसका निर्धारण होता है और आधार रेखा और तट के बीच का जो जलीय क्षेत्र होता है उसे हम आंतरिक जल क्षेत्र कहते हैं, जिस पर किसी भी देश का पूर्ण अधिकार होता है, यानी वह उस देश का संप्रभुता वाला क्षेत्र होता है। देश अपनी स्वेच्छा से वहां नियम बना सकता है और अन्य देश उस क्षेत्र का प्रयोग नहीं कर सकता है या अन्य देश को उस क्षेत्र के प्रयोग करने का अधिकार नहीं है। लेकिन बात आती है कि इस आंतरिक जल क्षेत्र का महत्व क्या है। जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि आंतरिक जल क्षेत्र के अंतर्गत जो नदी डेल्टा होते हैं, एस्चुरीज होती है, लेंगुन झीलें होती है या जो पच्छ जल क्षेत्र जिसे हम कयाल कहते हैं, यह सब किस में आते हैं? इसी आंतरिक जल क्षेत्र में आते हैं। और यह प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से आंतरिक जल क्षेत्र का भाग है या नहीं है। तो हमें पता होना चाहिए कि आंतरिक जल क्षेत्र के अंतर्गत आंतरिक जल क्षेत्र के अंतर्गत सबसे पहले नदी डेल्टा, नदी डेल्टा, ज्वार नदमुख जिसे क्या कहा जाता है? एच्चुरी, लेगुन, पच्छ जल क्षेत्र, कयाल आते हैं। यानी कि आंतरिक जल क्षेत्र में किसे शामिल किया जाता है? एक तो नदी डेल्टा। अब सबसे पहले तो नदी डेल्टा क्या होता है, तो अब इसको भी समझना कि जब नदियां अपने उद्गम से, जैसे उदाहरण के लिए हम बात करते हैं, कोई भी नदी लें, जब उद्गम से निकलकर वह कहां आती है? समुद्र में घिरती है, तो वह अपने मुहाने पर जो है अपने साथ लाए गए अवसाद या मिट्टी को जमा करती है।
और नदियों द्वारा समुद्र में घिरने से पहले अवसाद या मिट्टी के जमाव से बनी जो स्थल आकृति होती है उसे हम क्या कहते हैं, नदी डेल्टा कहते हैं। जैसे सुंदरवन डेल्टा का नाम आपने सुना होगा, जो विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा है, जो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा निर्मित है। इसी तरह से आपने महानदी का डेल्टा नाम सुना होगा। कृष्णा और कावेरी का जो है, कृष्णा और गोदावरी का डेल्टा नाम सुना होगा, कावेरी का डेल्टा। यदि हम भारत की बात करें तो भारत की वे नदियां जो अपना जल बंगाल की खाड़ी में लाती हैं, वह क्या डेल्टा का निर्माण करती हैं। और विश्व की अधिकांश नदियां जो है वह डेल्टा का निर्माण करती है। तो जो नदी डेल्टा होता है, यह नदी डेल्टा किसका भाग माना जाता है, आंतरिक जल क्षेत्र का भाग माना जाता है। इसीलिए ध्यान रखना, आपसे पूछा जा सकता है निम्न में से कौन सा आंतरिक जल क्षेत्र में शामिल है या नहीं है। 4 स्थल आकृतियां लिख देंगे, जैसे डेल्टा लिख सकता है, वह अपतटीय द्वीप लिख सकता है, लैंगून झील का नाम लिख सकता है, या अन्य किसी झील का नाम लिख सकता है। पूछ सकता है निम्न में से कौन सा एक आंतरिक जल क्षेत्र में शामिल है या नहीं है, तो नदी डेल्टा शामिल होगा। उसके बाद दूसरा है ज्वार नदमुख, जिसे हम क्या कहते हैं, एचुरी। अब देखिए, हमने कहा अधिकांश नदियां जो है अपना जल समुद्र में जब उड़ेलती है या समुद्र में जब गिरती है तो अपने साथ लाए गए अवसाद को वह समुद्र के किनारे पर क्या करती है, जमा करती है। उससे किसका निर्माण होता है, डेल्टा का निर्माण होता है। लेकिन कुछ ऐसी नदियां होती है जो निकलती तो है, उद्गम से निकलती है, लेकिन जब वह समुद्र में घिरती है तो वह अपने अवसाद को भी समुद्र में ले जाती है, समुद्र के किनारे पर जमा नहीं करती है। और उसके कारण जो स्थल आकृति का निर्माण होता है उसे हम ज्वार नदमुख या एचुरी कहते हैं। और आपने नाम सुना होगा, विश्व का सबसे बड़ा जो एचुरी ज्वार नदमुख है वह सेंट लॉरेंस नदी का है। यदि हम भारत के संदर्भ में बात करें तो भारत में वे नदियां जो अरब सागर में गिरती हैं, जैसे नर्मदा है, ताप्ती नदी है, ये नदियां जो है ज्वार नदमुख एचुरी का क्या करती है, निर्माण करती है। और इसका कारण क्या है, इसका कारण है कि जो नदियां ज्वार नदमुख या एचुरी का निर्माण करती है, इसका कारण है या तो वह जो है कम दूरी तय करती है और तीव्र गति से चलती है, और जब नदियां तेज गति से आती है तो अपने साथ जो भी अवसाद है उसको समुद्र में ले जाती है। और समुद्र में जब ले जाती है तो वहां जिस स्थल आकृति का निर्माण करती है उसे हम ज्वार नदमुख या एचुरी कहते हैं। और भारत के संदर्भ में समझना बहुत आसान है कि जो नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरेगी वह डेल्टा बनाएगी, और जो अरब सागर में गिरेगी वह ज्वार नदमुख एचुरी का निर्माण करेगी। क्लियर। इसके बाद आता है वह है लैंगून। लैंगून एक तरह से खारे पानी की झीलें होती हैं कि तट के किनारे, यानी कि आंतरिक जल क्षेत्र में या तट के किनारे महासागरीय खारा जल जब जमा हो जाता है और उसके जमाव से जो झील का निर्माण होता है उसे हम लैंगून झीलें कहते हैं। और आपने देखा होगा चिल्का झील का नाम सुना होगा, पुलिकट झील, जो कि इस तट पर, यानी कि जो भारत का पूर्वी तट है, ओडिशा है, आंध्र प्रदेश है, तमिलनाडु है, यहां पर जो खारे पानी की झीलें जो महासागरीय जल के जमाव होने से बनी है उन्हें हम लैंगून झीलें कहते हैं। और भारत में लैंगून झील का जो सबसे अच्छा उदाहरण माना जाता है वह है चिल्का झील है, कोलेरू झील है, पुलिकट झील है। कई बार पूछा भी जाता है निम्न में से कौन सी एक लैंगून है, तो जो लैंगून है यह भी किसका उदाहरण है, या सॉरी किसका भाग है, आंतरिक जल क्षेत्र का भाग है, जो कि खारे पानी की झील है। इसके बाद है पच्छ जल क्षेत्र, जिसे केरला में कयाल के नाम से जाना जाता है। तो पच्छ जल क्षेत्र या कयाल भी अपने आप में एक तरह से लैंगून का उदाहरण ही होती है कि केरला या जो पश्चिमी तट है भारत का, वहां पे खारा जल जमा होने से या महासागरीय जल जमा होने से
जो छोटी छोटी झीलें बनती है, इन छोटी छोटी झीलों को कयाल या पच्छ जल क्षेत्र कहा जाता है। जबकि पूर्वी तट पर इन्हें क्या कहा जाता है? लैंगून कहा जाता है। देखिए यहां पूर्वी तट है तो यहां पे इन्हें क्या कहेंगे? लैंगून कहेंगे। और यही केरला में है तो यहां पर इन्हें पच्छ जल क्षेत्र कयाल कहा जाता है। तो ये जो कयाल हैं, पच्छ जल क्षेत्र है, नदी डेल्टा है या एचुरी है, यह सभी किसके अंतर्गत आते हैं? यह सभी जो है इसी आंतरिक जल क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। और इसीलिए आपसे पूछा जा सकता है, ये ध्यान रखना कि निम्न में से कौन सा आंतरिक जल क्षेत्र में शामिल है या नहीं है, या आंतरिक जल क्षेत्र क्या होता है, या यह भी पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पूर्णतः संप्रभु क्षेत्र में शामिल है। तो आंतरिक जल क्षेत्र पूर्णतः संप्रभु क्षेत्र है। इस पर भारत की संसद के द्वारा या भारत की जो कानून बनाने की जो प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के तहत स्वेच्छा से नियम या कानून बना सकती है। क्लियर हो गया? अब बात आती है जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि भारत की समुद्री सीमा की, क्योंकि हम समुद्री सीमा या जलीय सीमा की बात करते हैं तो अब इसको भी समझना। भारत की समुद्री सीमा या UNCLOS के तहत भारत की समुद्री सीमा को 3 भागों में विभाजित कि भारत की समुद्री सीमा को कितने भागों में बांटा गया है? तो 3 भागों में बांटा गया। अब कौन कौन सी समुद्री सीमा है? तो सबसे पहले है ए, प्रादेशिक समुद्री सीमा। सबसे पहले कौन सी है? प्रादेशिक समुद्री सीमा। अब प्रादेशिक समुद्री सीमा क्या होती है यह भी समझना कि जो हमने तय किया था आधार रेखा, क्या आधार रेखा से 12 समुद्री मील तक का क्षेत्र कि जो आधार रेखा है उससे 12 समुद्री मील तक का जो क्षेत्र होगा वह क्या कहलाएगा? भारत की प्रादेशिक समुद्री सीमा या प्रादेशिक जल क्षेत्र कहते हैं, जिसे हम क्षेत्रीय सागर का भी दर्जा देते हैं। इसके बाद जो दूसरा है उसे कहा जाता है संलग्न क्षेत्र।
कॉन्टिजीनियस एरिया कहते हैं। अब संलग्न क्षेत्र की कहां से कहां तक होता है? तो संलग्न क्षेत्र है यहां आधार रेखा से 24 समुद्री मील तक का क्षेत्र, यानी कि आधार रेखा से 12 तक का जो है 12 समुद्री मील तक का जो क्षेत्र होगा वह तो प्रादेशिक समुद्री सीमा कहलाएगा। लेकिन 12 से लगाकर 24 यानी आधार रेखा से कितना हो गया 24 और प्रादेशिक समुद्री सीमा से 12 समुद्री मील तक का क्षेत्र क्या कहलाता है? संलग्न क्षेत्र कहलाता है। तीसरा जो आता है वह आता है अनन्य आर्थिक क्षेत्र। अनन्य आर्थिक क्षेत्र या जिसे विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र भी कहते हैं। यहां कहां से कहां तक होता है? तो यहां जो है आधार रेखा से 200 समुद्री मील तक का जो क्षेत्र होता है उसे कहा जाता है अनन्य आर्थिक क्षेत्र। और इस अनन्य आर्थिक क्षेत्र के आगे का जो समुद्री विस्तार होता है उसे हम उच्च सागर क्षेत्र कहते हैं, जिस पे सभी देशों का समान अधिकार है, यानी कि वह यूएनओ के यानी संयुक्त राष्ट्र संघ के पूर्ण अधिकार में होता है। और इसीलिए हम किसी भी देश की समुद्री सीमा या जलीय सीमा को कितने भागों में बांटते हैं? 3 भागों में बांटते हैं। कौन कौन सी हो गई? प्रादेशिक समुद्री सीमा, संलग्न क्षेत्र और अनन्य आर्थिक क्षेत्र। और हमारे जो प्रश्न आते हैं वह समुद्री सीमा के अंतर्गत इन तीनों में से सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। क्लियर हो गया? अब यहां एक और इंपॉर्टेंट चीज समझना कि समुद्री सीमा, आधार रेखा और आंतरिक जल क्षेत्र में अंतर क्या है, यह ध्यान रखना। आंतरिक जल क्षेत्र जो होता है वह आधार रेखा से किस ओर होगा? आधार रेखा से स्थल भाग की ओर होगा, जबकि समुद्री सीमा आधार रेखा से महासागरों की ओर होती है। अब एक और पॉइंट यहां समझने की, हमने पढ़ा था कि समुद्री सीमा का जो मापन है, समुद्री सीमा जिसे हम क्या कहते हैं? जलीय सीमा का मापन समुद्री मील या नॉटिकल मील करते हैं। यानी कि समुद्री सीमा या जल सीमा के मापन की इकाई क्या होती है? समुद्री मील या नॉटिकल मील होती है। तो अब कई बार प्रश्न आता है कि एक समुद्री मील या एक नॉटिकल मील में कितने किलोमीटर होते हैं? एक समुद्री मील किसके बराबर होता है? 1.852 किलोमीटर के बराबर होता है। यानी कि एक समुद्री मील
1 किलोमीटर से ज्यादा होता है, लगभग 2 किलोमीटर के आसपास, और या 1.1508 भूमि मील, जिसको हम कहते हैं ना मील, मापन के इकाई यानी दूरी के मापन की इकाई किलोमीटर होती है, मील होती है। तो यदि किलोमीटर में पूछा जाता है तो कितनी होती है? 1.852 किलोमीटर होती है। और यही यदि आपसे मील में पूछा जाता है कि एक समुद्री मील कितने मील के बराबर या कितने भूमि मील के बराबर होती है, तो वह 1.1508 भूमि मील या मील के बराबर होती है। क्लियर हो गया? तो ये तो था हमारे भारत की जो समुद्री सीमा है उसका निर्धारण किस आधार पर किया गया है और उनका विस्तार आधार रेखा से कितना है। कई बार डायरेक्ट यहां से सुमेलित करने में पूछ लिए जाते हैं, प्रादेशिक जल सीमा विस्तार, संलग्न क्षेत्र विस्तार, अनन्य आर्थिक क्षेत्र विस्तार, उच्च सागर क्षेत्र विस्तार। तो ये ध्यान रखना, प्रादेशिक समुद्री सीमा आधार रेखा से 12, संलग्न क्षेत्र आधार रेखा से 24 समुद्री मील और अनन्य आर्थिक क्षेत्र आधार रेखा से 200 समुद्री मील तक होता है। क्लियर हो गया? अब प्रादेशिक समुद्री सीमा, संलग्न क्षेत्र या अनन्य आर्थिक जो क्षेत्र है, इसका क्या महत्व है, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है और इसके संबंध में क्या प्रश्न हमें एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, उन सभी के बारे में हम विस्तार से अध्ययन करेंगे नेक्स्ट क्लास। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।